आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम खुसूसी प्रोग्राम ले आए हैं फिर डॉक्टर संजीव कुमार के साथ, जो शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले भी हमने आपसे मुलाकात कराई थी कोरोना वायरस के ज़माने में, और कोरोना के वो एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे चंद दूसरी बीमारियों के बारे में, जो सीजनल डिजीज़ेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बिलखुसूस जो रियासती हुकूमत का जो फ़ैसला हुआ है कि 1 सितंबर से यानी कि 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएं, ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया जाए और डायरेक्ट क्लासेस, फ़िज़िकल क्लासेस लिए जाएं, तो बहुत सारे पेशेंट्स और बच्चे सोचने में हैं कि क्या करें, जाएं या ना जाएं। बहरहाल एहतियाती तदाबीर तो तमाम तालीमी इदारों में ली जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। वो तमाम इंतज़ामात किए जा रहे हैं, सफाई के इंतज़ामात हो रहे हैं, वैक्सीनेशन के इंतज़ामात हो रहे हैं, सैनिटाइजेशन का हो रहा है, हर चीज़ का इंतज़ाम हो रहा है। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में डर बाकी है। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर संजीव कुमार का इस प्रोग्राम में फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे नाज़रीन जब भी परेशान होते हैं तो मैसेजेस करते हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार क्या बोलते हैं। मेरी खुशकिस्मती है। तो आपके ऊपर इतना डिपेंड हैं लोग। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये 1 सितंबर से जो स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह, KG to PG, तो ये कैसा डिसीजन है? बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि बच्चों को भेजें ना भेजें, लेकिन हुकूमत तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है। तो कैसा है रहेगा ये डिसीजन? लॉकडाउन्स के 2 साल से हमारे स्कूल्स बंद हैं, जी हाँ। और आप जानते हैं पुरानी प्रथा है, तालीम जो है वो वहीं पे दी जाती है। ऑनलाइन पे वो चीज़ आ ही नहीं सकती, नहीं तो होती तो अभी तक हल्के हल्के बन गई होती। मजबूरी में ऑनलाइन की चलता रहा, लोगों को प्रमोट करते रहे, बट इससे हम लोगों की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे स्कूल्स, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आप मेरी बात माने तो क्या कोरोना का डर अभी भी बाकी है? हाँ, कोरोना का डर बाकी है। कोरोना चला गया। कोरोना क्यों चला गया? क्योंकि आप देखिए, कोई भी ग्राफ देखिए, जब फर्स्ट वेव आई थी, एक जंगल है, सूखा जंगल, जब आग लगती है जंगल को तो 2 4 5 पेड़ एक किनारे से जलना शुरू करते हैं, उसको कहते थे हम लोग फर्स्ट वेव। कुछ 20-50 हज़ार लोगों को इन्फेक्शन आ गया, फिर वो आग पकड़ ली और पूरे के पूरे जंगल को जला दी, उसको हमने बोला सेकेंड वेव। अब ये 2 4 5 किस्मत वाले पेड़ किनारे पर रह गए, वो थोड़े थोड़े इन्फेक्ट होते रहेंगे। कोरोना एकदम नहीं जाएगा। हज़ारों टेस्ट करेंगे तो 1% 2% का पॉजिटिविटी रेट आ रहा है। आज भी लोग खौफ से जब डॉक्टरों के पास जाते हैं बुखार के लिए, और हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो 100 में 2 पॉजिटिव आते हैं, और वो 2 पॉजिटिव में भी मौतें नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आप लोगों ने क्यों नहीं देखा आजकल कोविड में मौतें होना? क्योंकि जो वायरस है विद टाइम कमज़ोर होता जा रहा है। पुराने ज़माने में जब वायरस था तो बहुत पावरफुल था। अब जैसे जैसे वायरस कमज़ोर होता जा रहा है, वैसे वैसे इन्फेक्ट तो हो रहे हैं। डर तो है, खौफ तो है। अगर आपको आज भी बोलूँ आपको कोविड है तो डर तो है, बट बच्चों को आएगा ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और ये सरकार का बड़ा ज़रूरी डिसीजन है कि इस वक्त हमको एहतियातन और एहतियात के साथ हॉस्पिटल, स्कूल्स खोल देने चाहिए। अच्छा, तो बच्चों को कोरोना नहीं आएगा? बच्चों को कोरोना आ ही नहीं सकता। मैं उसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले 2 साल से आपने कितने बच्चे खुद मरे हुए सुने होंगे कोरोना के साथ? एक भी नहीं। मैं डॉक्टर होकर हज़ारों लाखों पेशेंट देखा, मैंने आज तक किसी बच्चे को कोरोना से मरते नहीं देखा। बच्चों के अस्पताल में आज तक कोई बेड पे कोरोना के नाम से एडमिट नहीं हुआ। बच्चों के अस्पताल में ICU बेड पे कोई कोरोना के नाम पे एडमिट नहीं हुआ, दाखिल नहीं हुआ। और बच्चों में अगर कोई पॉजिटिव आया भी तो मैंने पैरास्टामोल का सिरप दिया और वो दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं। तो कोरोना बच्चों को आएगा, मैं ये मान लेता हूँ, बट वो कुछ कहेगा मैं ये नहीं मानता हूँ। लेकिन कभी कभी देखने को आता है कि फ़लाँ हॉस्टल में 2-3 बच्चों को इफेक्ट हुआ था वगैरह ऐसा।
सर अगर आप मान लीजिए 12 साल से छोटे वाले तो आप बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यून और वैक्सीनेटेड रहते हैं, उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जो हमारी यंगेस्ट जनरेशन है 12 से 18 साल की, उन लोगों को वैक्सीन करा लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी 1% केसेस में कोरोना बिगड़ सकता है। यंग लोगों में भी कई बार बिगड़ जाता है, बट ज़ईफ़ लोगों में ज़्यादा बिगड़ता है। इसलिए जो बचे हुए ओल्ड एज लोग हैं जिन्होंने आज भी डर के मारे कोरोना की वैक्सीन नहीं ली या इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिकन वैक्सीन आएगी हम तभी लेंगे, वो लोग वैक्सीन ले लो अब, क्योंकि थर्ड वेव आएगी नहीं, बट बहुत थोड़े थोड़े केसेस, छुटपुट केसेस चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे, लाइक अदर डिजीजेस, लाइक अदर डिसीजेस। और फिर बाद में कोरोना का ख़त्म कैसे होगा? छोटे बच्चों को वैक्सीन दे दिया जाएगा, हर साल एक बार नई जैसे वैक्सीन होती है, मान ले जाके पोलियो का ड्रॉप्स, ऐसे ही कोरोना उस वैक्सीन के अंदर एंटर कर जाएगा। अच्छा, तो अभी जो है ये जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, 60 करोड़ यानी कि आलमोस्ट आधी आबादी ने वैक्सीनेशन करा लिया है। बाकी आधी आबादी में आलमोस्ट एक 25% समझिए कि वो लोग लेना ही नहीं चाहते जी। वजह क्या है? खौफ जो हम लोगों ने डाला, हम लोगों ने गलत खौफ डाले। हम लोगों ने बोला कि साहब आपको कोरोना आ जाएगा, हम लोगों ने बोला कि वैक्सीन से लोग मर जाते हैं। कितने लोग मरे आज तक वैक्सीन से? 2 लोग सिर्फ प्रूवन वैक्सीन से मरे। अब क्या हुआ, आज वैक्सीन लगाई, 10 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया तो बोलते वैक्सीन से मर गया। एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया तो बोले साहब वो आदमी जिसको हम जानते थे उसने 2 हफ्ते पहले वैक्सीन ली थी बट एक्सीडेंट से मर गया, सब कोरोना से मर गया बोलते हैं। एक केस आया था, गलती से एक लड़की को जो है 2 बार वैक्सीन मिल गया एक ही दिन में, 2 डोज, लेकिन वो मरी नहीं मरते क्योंकि वैक्सीन इज लाइक अ स्मॉल, बहुत कमज़ोर कोरोना की तरह का आपको बॉडी में आता है। हल्का सा जुकाम, हल्का सा बुखार आता है। मैं खुद बहुत खौफ खा रहा था जब मैं पहली बार साल पहले वैक्सीन लिया था, बट आज मैं बिल्कुल बेखौफ होकर घूमता हूँ, पेशेंट्स को देखता हूँ, डर नहीं है, मुझे पता है मुझे कोरोना नहीं हो सकता। हमने तो 2nd डोज रोज़े में लिया था। बिल्कुल लेना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। आपके जैसे एग्जाम्पल्स अगर सामने आएंगे, मैं कहता हूँ फैमिली में सब लोग एक साथ वैक्सीन लेने मत जाओ, नहीं तो डरोगे। आप सबसे पहले जवान यंग लोगों को भेज दो, उनको जरा सा बुखार आएगा तो बुजुर्गों को ये हिम्मत आ जाएगी कि मेरे घर में ही किसी ने वैक्सीन ली, उसको कुछ नहीं हुआ, चलो हम ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो वैक्सीनेशन हर बच्चे को होता है, लेकिन उसका नाम किसको मालूम है? वो पोलियो ड्रॉप्स का नाम क्या है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं याद रहता। बट हम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन के नाम, कंपनियां, उसकी डोज, उसकी सब कुछ तैयार कर ली और यहाँ तक भी करके बैठ ले कि ये यहाँ से आती है, ये ऐसे बनती है। सब मीडिया की पावर है साहब, मीडिया ने ही लोगों को इतना एक घर में देखिए, हस्बैंड बोलता है कि मैं कोवैक्सीन लूँगा, बीवी बोलती है मैं कोविशील्ड, बच्चे बोलते हैं मैं स्पुतनिक लूँगा। क्या है ये? इसमें फ़र्क क्या है ये 3 वैक्सीन में? एक्चुअली कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब भी वैक्सीन को जब बनाया जाता है तो उसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। अब एक हैदराबादी वैक्सीन है जिसको एक तरीके से बनाया गया, किल्ड वैक्सीन है, एक लाइव वैक्सीन है, एक हमारे बेस्ड वैक्सीन है। वो जो पूरे तरीके हैं उनको बनाने के तरीके अलग अलग है, पर एंड रिजल्ट जो वैक्सीन आती है वो काम एक ही जैसे करती है। तो सबका पावर एक ही है? 100% एक ही है, किसी का कम ज़्यादा नहीं है। कम ज़्यादा ऐसा है साहब, मैंने आपको वैक्सीन बनाने के बाद आप मुझसे, जो कंपनी जब गवर्नमेंट के पास जाती है कि हमको अप्रूवल दीजिए, एफडीए के पास जाती है, तो एफडीए कहता है आप कैसे कह सकते हो कि आपकी वैक्सीन काम करती है? तो वो 100 लोगों को देते हैं और देखते हैं कितने लोग को प्रोटेक्ट कर पाती है। तो 94 रिजल्ट आया तो वो कहते हैं 94% प्रोटेक्टिव है, 90 रिजल्ट आया तो कहते हैं 90%। अब एक ही बच्चा एक एग्जाम 4 बार दे तो 4 बार अलग अलग नंबर आएगा। आप तो बोल रहे हैं कि स्कूलों को जाना चाहिए, गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत अच्छा है, पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स क्या मास्क लगा के जाना चाहिए? जी, आज की तारीख में नॉर्मल इन्फेक्शन से या कोरोना से बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें। एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में देखिए 1 हाथ का डिफरेंस आना चाहिए, या जो 3 सीटर बेंच है उसमें मिडिल वाले बच्चे को ना बिठाइए, सिर्फ 2 कॉर्नर्स पे बैठिए। आप 1 हाथ के डिस्टेंस पे अगर बैठेंगे तो आपको मास्क की भी ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई आपके पास आता है तो आप मास्क लगाइए। एक हो गया मास्क और दूसरा हो गया हैंड वॉश। ये दोनों चीज़ें आप मेंटेन करिए स्कूल खोलते वक्त। आपने याद होगा कि ऐसा एक इन्फेक्शन जब 100 साल पहले जापान में आया था तो उन लोगों ने आज तक मास्क लगाने की प्रथा नहीं छोड़ी। जापान में आज भी लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जब वहाँ पे बहुत क्लोज सोसाइटी है,
जो ट्रेनों में जाके बैठते हैं वो अपना मास्क साथ लेके जाते हैं। मास्क उनके कल्चर का वो बन गया है, हिस्सा बन गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वायरल फीवर जो चल रहा है आजकल, नया शुरू हुआ है, ये पहले तो हमेशा रहता है लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा दिख रहा है। ये वायरल फीवर और कोरोना फीवर में कैसा फ़र्क महसूस करें? जी, जो कॉमन वायरल इलनेस है, एक्चुअली कोरोना भी एक वायरस है, ऐसे ही बहुत सारे हजारों वायरसेस भी हमको जुकाम बुखार करते हैं। जो हम लोग क्लिनिशियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई आए और वो बोले मुझे बुखार हो रहा है, तो सबसे पहला खौफ उनको और हमको ये रहता है ये कोरोना है कि नहीं। बट अगर आपको नज़ला, आपका गला खराब, अगर आपको सिक्रीशंस आ रही हैं, खड़खड़ हो रही है, खांसी में बलगम आ रही है, तो फिर वो कॉमन वायरल इलनेस है। कॉमन वायरल इलनेस इस गले से इसके नीचे नहीं उतरती। जब कोरोना है वो ड्राई कफ करता है और ब्रेथलेसनेस करता है, नाजायज़ सांस फूलना, सैचुरेशन कम हो जाना, बहुत बीमार हो जाना, वो कोरोना के लक्षण है। जो जुकाम, खांसी, वेटनेस अगर रहे तो वो वायरस के लक्षण है। आजकल सुना है कि डेंगू के भी केसेस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बारिश हुई और खुशहाली की वजह से, जैसे हम लोग बहुत पनप रहे हैं, बारिश से खुश हैं, मस्कीटोस भी खुश है, और वो लोग जब काटते हैं तो ये डेंगू और मलेरिया क्या फ़र्क क्या है इसमें? सर दोनों एक मच्छर काटने से होते हैं, बट उसके अंदर जो जीव रहता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक डेंगू कर देता है, एक मलेरिया कर देता है, दोनों एक ही टाइम पे आते हैं। अच्छा, दोनों के सिम्टम्स? दोनों के सिम्टम्स, अगर आप मलेरिया देखा जाए तो सबसे पहले फीवर करता है, उसके बाद जॉन्डिस की तरफ ले जाता है, किडनी की तरफ ले जाता है। अरे बाप। और डेंगू जब करता है तो वो उसकी दवाई बिल्कुल अलग है। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, वो वायरल इन्फेक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स और बुखार आता है, बीपी कम होता है, सेल्स डाउन हो जाते हैं। तो डेंगू का जो मेन लक्षण है प्लेटलेट्स कम हो जाना, सेल्स डाउन हो जाना। प्रिकॉशन अपने घर के आसपास जहाँ जहाँ पानी फंसा हुआ है वहाँ पे हल्का सा तेल डाल दीजिए, नहीं तो मस्कीटो का स्प्रे कर दीजिए। कौन सा तेल? अपने घर के अंदर खाने वाला तेल है, एक एक बूंद जिस पे डाल दो। उससे होता क्या है, जो वाटर है उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। तो उसके लार्वा अंदर ही अंदर बगैर ऑक्सीजन के मर जाते हैं। तो आपको अगर एक बूंद तेल जहाँ पे भी पानी फंसा हुआ है या हल्का सा स्प्रे मार दीजिए तो मस्कीटो नहीं पनपेंगे, जो पहले वाले हैं वो हल्के हल्के मर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बारिश के सीज़न तक मलेरिया तो बहुत पुरानी स्टोरी है, आज की थोड़ी ना है। आपने पिछले इंटरव्यू में एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है, कि सेकेंड वेव के बाद डायबिटीज़ केसेस बढ़ेंगे, और वो वैसा ही हुआ। नौजवान बच्चों में तक डायबिटीज़ आ गया। तो हिंदुस्तान डायबिटीज़ की राजधानी है। पूरे वर्ल्ड में इतने डायबिटीज़ केसेस नहीं है जितने हमारे पास हिंदुस्तान में। ये खुश होने के नहीं, ये बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियंस को डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पता करो कि आप डायबिटिक हो कि नहीं हो। सिंपल सा टेस्ट है, शुगर देखो 200 के ऊपर है, आप डायबिटिक हो, अपने डॉक्टर के पास चले जाओ। और एहतियातन सबसे बड़ी एहतियात है कि गुड़ और चीनी मत यूज़ करो। मैं खुद ब्लैक टी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, चीनी नहीं डालता हूँ, क्योंकि गुड़ भी नहीं डालना है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें चीनी बढ़ाती हैं, शुगर बढ़ाती हैं। अगर इसके ऊपर भी एहतियात करना चाहते हो तो चावल और रोटी की क्वांटिटी को कम कर दो, क्योंकि उसमें 80% शुगर रहता है। आपको बहुत भूख लगी और सूखी रोटी खाओ तो देखो मीठी मीठी लगती है। तो चीनी किस किस में होती है? चीनी गुड़ में और आपके चावल में और आपकी रोटी में। इन क्वांटिटीज़ को कम करके दाल, सब्जी, वो सब चीज़ों को बढ़ाइए तो आपको शुगर कभी नहीं आएगी। नहीं साहब, रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? जी, रोटी और चावल खाएंगे ज़रूर, उसकी क्वांटिटी कम करेंगे। जैसे जैसे आपने देखा गरीबी बढ़ती गई, लोगों ने रोटी और राइस ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, सलाद और सब्जी को कम कर दिया, इसी वजह से बीमारियां बढ़ी। अगर आप सलाद सब्जी को बढ़ा देंगे और रोटी और चावल की क्वांटिटी को कम कर देंगे, खाएंगे उतना ही, खाने में कम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चीनी नहीं डालेंगे, गुड़ नहीं डालेंगे और रोटी को कंट्रोल्ड खाएंगे। अच्छा, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? शुगर का सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपको यूरिन बहुत बार आता है, कमजोरी लगती है, बॉडी में पेन्स आते हैं। कई लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि जहां हम यूरिन पास कर देते हैं वहां चींटियां आ जाती हैं। और दूसरे सिम्टम्स? शुगर जब तक बिगड़ता नहीं तब तक तो सिर्फ इतने पे ही रुक जाता है। फिर हल्के हल्के जब शुगर बिगड़ने लगता है तो बेहोशी के आने तक, किडनी,
हार्ट की डिसीज़, ब्रेन के स्ट्रोक्स सब ओवर पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर आ जाई तो आज ही आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, नहीं आएगा। बट अगर आपकी शुगर बिगड़ी 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 20 साल तक बिगड़ी रही तो वो सारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। इलाज तो है ना इसका? बहुत बेहतरीन इलाज है। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, आप चीनी और गुड़ का रेगुलर खाना छोड़ दीजिए। मेरे घर में तो चीनी आती ही नहीं है। और दूसरा, आप जब रोटी और चावल को खाएं तो उसको थोड़ा, और दाल और सब्जी को ज़्यादा। ये केरला का क्या किस्सा है डॉक्टर साहब? केरला में इतने केसेस बढ़ने की वजह क्या है? देखिए साहब, जिन जिन जगहों पे, आप यूएस देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए और आप केरला देख लीजिए, जिन जिन जगहों पे हमने खुला व्यापार शुरू कर दिया, पोर्ट्स खोल दिए, जिन जिन जगहों पे बाहर से आना जाना ज़्यादा हो गया, जिन जिन जगहों पे पहले इतना इन्फेक्शन नहीं आया था, वो सब लोग अब इन्फेक्ट होंगे। इसलिए वो जो लोग बचे हुए हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए, आज भी वैक्सीनेट करा लो, क्योंकि हमें तो वेव बोलते हैं, कोरोना तो सेम है। इनफैक्ट आज की तारीख में क्लिनिशियन से पूछोगे तो पुराने के मुकाबले आज कोरोना लेस आ रहा है, कम पावरफुल आ रहा है। लोग अपने आप ठीक हो जा रहे हैं साहब, घर में पैरास्टामोल की गोली खा करके आराम कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन चेक कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन नॉर्मल है, मैं क्यों जाऊं हॉस्पिटल। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका और बिल्कुल करेक्ट रास्ता है। ऑक्सीजन कम हो हॉस्पिटल जाओ, ऑक्सीजन कम नहीं हो तो आप इंतजार करो, पैरास्टामोल की गोली खाओ। बट अगर आप बीमार हो और पैरास्टामोल की गोली खा के ट्रेवल करोगे, ये फैला ही ऐसे, एक देश से दूसरे देश गया कैसे कि आप लोगों ने पैरास्टामोल की गोली खा ली, पूरे वर्ल्ड में मिलती है। सारे रास्ते उन्होंने आपका टेम्परेचर चेक करता रहा और एक आदमी को आज तक नहीं पकड़ पाया। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस वाला बेचारा 500 लोगों को टेस्ट करता है, उसको एक भी आदमी बुखार वाला नहीं मिलता। क्यों? क्या कोरोना वाले वहां से ट्रेवल नहीं कर रहे? सब बड़े शाने हैं, सब लोगों ने पैरास्टामोल की गोली, अगर शरीर में हरारत है, दर्द है, बुखार है, तो वो गोली खा करके तभी ट्रेवल करते हैं। डोलो या पैरास्टामोल की कोई भी गोली, पैरासिप, सब गोलियां पैरास्टामोल की। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में ये पैरास्टामोल ये जो दवाई है ये काउंटर पे मिलती है, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये विटामिन के टैबलेट्स की आजकल बहुत भरमार बिक्री हो रही कहते, मगर आप उसके खिलाफ हैं कहीं को? क्योंकि वो बहुत बड़ा माफिया है, वो बहुत बड़ा गैंग है, आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। और मरीज सबसे लास्ट सवाल डॉक्टर से जाते वक्त साहब यही पूछता है, साहब थोड़ा सा खाने बढ़ाने की दवाई दे दो। अरे साहब आपकी बीमारी खाना ज़्यादा खाने की वजह से। थोड़ा सा साहब हमको ताकत की दवाई दे दो, तो विटामिन आ गए। उन्होंने बर्बाद कर दिया हम लोगों के हेल्थ केयर सिस्टम को, डॉक्टर्स को, हर चीज़ के अंदर उन्होंने 10-10 रुपए के कैप्सूल बना दिए। मुझसे पूछिए कि 10 रुपए का सेब या 10 रुपए का कैप्सूल, मैं कहूँगा गोली मारो कैप्सूल को, सेब खाओ। समझो आप, जितना विटामिन एक सेब में, एक केले में, एक फल में होता है, उतना उस कैप्सूल में नहीं होता। कैसे बनाए जाते हैं कैप्सूल आपको मालूम है? वो जो जानवरों की मरी हुई हड्डियाँ होती हैं, उन लोगों को पीस पीस करके वो सब चीज़ों से बनाए जाते हैं। अगर मान लो मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं, पर तो भी जो लोग 2 टाइम का खाना आराम से खा लेते हैं, उन लोगों को कभी भी विटामिन की गोली मैं ना लिखता हूँ ना रेकमेंड करता हूँ। नहीं, आपका इलाज तो मशहूर है कि आप एक ही गोली लिखते हैं। मैं कोई भी ऐसी गोली नहीं लिखता हूँ जिसको मैं समझ ना पाऊँ कि मैंने क्यों लिखी है। नहीं, आपका कोरोना का इलाज तो 100 रुपये का मशहूर हो गया पूरे वर्ल्ड में। 100 रुपये का इलाज, 100 रुपये में लोग ठीक होते हैं। आप लोगों ने साथ दिया, मैंने सच का साथ नहीं छोड़ा। डर तो लगा था बीच में, लोगों ने डराया भी और धमकाया भी, बट आप लोगों का इतना साथ था कि मैं डरा नहीं। वाह माशाल्लाह, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, यानी कि हमारी आवाम का साथ देते रहिए, और हम लोग भी आपके शुक्रगुजार हैं। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर संजीव कुमार। देखिए आपको कितनी अच्छी सलाह मशवरे हमेशा की तरह देते हैं। तो जैसा आप चाह रहे थे कि तमाम शक व शुबात डेंगू के बारे में, मलेरिया के बारे में, वायरल इन्फेक्शंस, वायरल फीवर्स, सीजनल डिजीज़ेस और स्कूल को बच्चों को भेजने के बारे में तमाम आपके टॉपिक्स कवर हो गए। तमाम टॉपिक्स का जवाब डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से दे दिया। बेझिझक आप स्कूल्स को अपने अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को कोरोना वायरस नहीं होता, चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है एक माँ बाप के लिए। तो नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आज फिर अपना वक्त दिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।